लेक्चर्स के अंदर हम लोग मल्टीप्लेक्सर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने मल्टीप्लेक्सर का इंट्रोडक्शन दिया, अलग अलग तरह के मल्टीप्लेक्सर आप लोगों से डिस्कस किए, 2:1, 4:1, 8:1। उसके अलावा हमने देखा कि 2:1 मल्टीप्लेक्सर एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट का काम कर सकता है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा, लास्ट क्लास में हमने देखा कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर भी एक यूनिवर्सल गेट का काम करता है। और हमने ये देखा कि मल्टीप्लेक्सर से कैसे कोई लॉजिक फंक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें हमने केसेस लिए, अगर n वेरिएबल हो और n ही सिलेक्ट लाइन हो। दूसरा केस n वेरिएबल हो n-1 सिलेक्ट लाइन हो। तीसरा केस n वेरिएबल हो और n-2 सिलेक्ट लाइन हो। ये सारे केसेस हमने देखे। और साथ साथ एक चीज हमने पॉइंट आउट की कि 2 टू द पावर n:1 मक्स जो होता है वो n वेरिएबल के सारे फंक्शन बना सकता है, बट n+1 के कुछ ही फंक्शन बन सकते हैं। अगर सारे बनाने हैं तो क्या जरूरत है, हमें एक नॉट गेट की जरूरत और पड़ती है। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने पिछली क्लास के अंदर छोड़ा था। एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, implement a full adder using first part 8:1 mux, second 4:1 mux with AB as select line, third 2:1 mux with C as select line। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले मैं फुल एडर की ट्रुथ टेबल लिख लेता हूं। एक काम करता हूं, फुल एडर में 3 इनपुट होते हैं A, B, C, और 2 हमारे पास आउटपुट होते हैं, एक तो सम और एक कैरी आउट। तो 3 इनपुट के 8 कॉम्बिनेशन बना सकते हो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, और इसकी डेसिमल वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू भी लिख सकते हो मिनटर्म पहचानने के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो सम क्या आएगा, 0 + 0 + 0 सम 0 कैरी 0, 0 + 0 + 1 सम 1 कैरी 0, 0 + 1 + 0 सम 1 कैरी 0, 0 + 1 + 1 2 सम 0 कैरी 1, 1 + 0 + 0 सम 1 कैरी 0, 1 + 0 + 1 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 + 0 सम 0 कैरी 1, 1 + 1 + 1 सम 1 कैरी। ठीक है, तो ये हमने सम और कैरी बना ली। अब देखो 8:1 मक्स में कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, 3 सिलेक्ट लाइन। मैंने बताया था जब सिलेक्ट लाइन और नंबर ऑफ वेरिएबल बराबर हो जाएं तो सारी सिलेक्ट लाइन को किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, इनपुट वेरिएबल से। ठीक है, और इनपुट पे क्या लगा दिया जाता है, इनपुट पे जो भी आउटपुट की ट्रुथ टेबल की वैल्यू होती है वो हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो यहां 3 सिलेक्ट लाइन होंगी और 2 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक के आउटपुट में आएगा सम और दूसरे के में कैरी। ठीक है, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। इसमें सिलेक्ट लाइन ऊपर दिखा रहा हूं, S2 S1 S0 Y Y। पहले से आउटपुट क्या लेना है, सम, दूसरे से आउटपुट क्या लेना है, कैरी। अब देखो S2 S1 S0, S2 पे क्या कनेक्ट होगा, S2 पे कनेक्ट हो जाएगा A, S1 पे B और S0 पे C, दोनों के अंदर। अब क्या करना पड़ेगा, जो पूरी ट्रुथ टेबल की वैल्यू है
वो डायरेक्टली मल्टीप्लेक्सर के इनपुट से जुड़ेगी। तो देखो सम पे क्या क्या जुड़ेगा, I0 0, I1 1, I2 1, I3 0, I4 1, I5 0, I6 0, I7 1। और कैरी में क्या आएगा, 0 0 0 1 0 1 1 1। ठीक है, तो हमने जो सारी ट्रुथ टेबल की वैल्यू थी वो डायरेक्टली कहां जोड़ दी है, इनपुट टर्मिनल्स पे जोड़ दी है। और ऐसा कब करते हैं, जब नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन और नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे सेम होते हैं। ठीक है, अब अगला केस क्या है, अगला केस है 4:1 मल्टीप्लेक्सर से बनाना और सिलेक्ट लाइन कौन सी होंगी, ए बी। तो इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया उसको रिविजिट करने के लिए हम लोग ये प्रॉब्लम का यूज कर रहे हैं। अब 4:1 मार्क्स में अगर करना है और ए बी को सिलेक्ट लाइन बनाना है तो इंप्लीमेंटेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। 8 कॉम्बिनेशन होते हैं 3 वेरिएबल के। तो लेफ्ट ओवर वेरिएबल कहां आता है, लेफ्ट ओवर वेरिएबल हमेशा रो में आता है और इनपुट टर्मिनल्स हमेशा कॉलम में आते हैं। तो यहां क्या होगा, I0 I1 I2 I3, यहां होगा C बार और C। अब C बार का मतलब है C होना चाहिए 0 और C होना चाहिए 1। ऐसे दूसरा भी बना लो। दूसरा किसके लिए बना रहा हूं, कैरी के लिए, और एक किसके लिए, सम के लिए। दो आउटपुट है ना, तो 2 मल्टीप्लेक्सर की जरूरत तो पड़ेगी। तो एक हम लोग सम के लिए बना लेते हैं और एक कैरी के लिए। अब देखो हमें देखना है C0 कहां पे है। C0 है 0 पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे। तो C0 कहां है, 0 2 4 6, 0 2 4 6। C1 कहां पे है, 1 3 5 7। ठीक है, C1 कहां पे है, 1 3 5 7, 1 3 5 7। अब कौन कौन सी मिनटर्म है सम के अंदर, 1 है, ठीक है, 2 है और 4 है, ठीक है, और 7 है। 1 2 4 7, कैरी में 3 देन 5 6 7। ठीक है, यहां के मैप मत बनाने लग जाना कि ग्रुपिंग शुरू कर दो। यहां हमें क्या करना है, बाकी जगह 0 फिल कर देना है। अब देखो 0 और 1, 1 कहां आ रहा है, सी पे, तो सी, फिर 1 आ रहा है सी बार पे, सी बार, 1 आ रहा है सी बार पे, सी बार, 1 आ रहा है सी पे, सी। इधर भी 0 0 प्लेस कर दो। 0 ही आ रहा है दोनों जगह, 0, 1 आ रहा है सी बार पे, सी बार, 1 आ रहा है सी बार पे, सी बार, दोनों जगह 1 1। अब इसमें क्या करो, दो 4:1 के मल्टीप्लेक्सर्स उठा लो। कितने कितने सिलेक्ट लाइन होंगी भाई, दोनों में, दोनों में 2 2 सिलेक्ट लाइन होंगी। 4:1 का मक्स है और 4 4 इनपुट होंगे। ठीक है, I0 I1 I2 I3 और 2 आउटपुट होंगे Y। अब देखो पहले सम वाले में पहले सिलेक्ट लाइन चूज कर लो। दोनों की सिलेक्ट लाइन में क्या क्या जाएगा, S1 पे A और S0 पे B। पहले वाले का इनपुट क्या क्या आ रहा है, C, C बार, C बार और C, और यहां क्या मिल गया,
सम। दूसरे वाले के इनपुट में क्या क्या जा रहा है, 0 सी बार 1, और यहां क्या मिल गया, कैरी आउट। ठीक है, तो ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर से बना दिया। किसका यूज किया, इंप्लीमेंटेशन टेबल। अब इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है कि 2:1 मग से बनाना है, जिसमें सिलेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए, सी। फिर से किसका यूज करोगे, फिर से इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन इस बार एक ही सिलेक्ट लाइन है, तो कितने वेरिएबल लेफ्ट ओवर होंगे, 2 वेरिएबल। कौन कौन से, ए और बी। तो एक वेरिएबल तो सिलेक्ट लाइन में चला जाएगा, बाकी 2 वेरिएबल रह जाएंगे लेफ्ट ओवर। तो देखें भाई जरा, तो 2 इंप्लीमेंटेशन टेबल बनानी पड़ेगी, एक सम और एक कैरी के लिए। तो जब सी के लिए बना रहे हो तो कितने इनपुट है 2:1 मक्स में, 2:1 मक्स में 2 इनपुट होते हैं। तो इंप्लीमेंटेशन टेबल जो बनाओगे उसमें 2 इनपुट होंगे, I0 और I, और 2 इनपुट जो बचे हुए हैं वो रोज के अलोंग आएंगे। तो 2 इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। बेसिकली मैंने चारों मिड टर्म लिख दी, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ऐसे ही कैरी के लिए भी बना लो। कैरी के लिए भी सेम टाइप की टेबल बना लेता हूं, एक सम के लिए एक कैरी के लिए। ठीक है, I0 I1, यहां पे फिर वही 2 वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है भाई, चले आगे। अब देखो, सबसे पहले देखो ए और बी 0 0 होने चाहिए। ए और बी 0 0 कहां पे, एक तो 0 पे है और एक 1 पे है, दोनों जगह ए बी की वैल्यू क्या है, 0 0। तो यहां आ गया 0, यहां आ गया 1 0 1। ठीक, अब ए बी 0 1, 2 में 0 1 है और 3 में भी 0 1 है, 2 3 2 3। फिर 1 0, देखो 4 में भी 1 0 आ रहा है और 5 में भी 1 0 आ रहा है, ए बी को देखना है सिर्फ। फिर ए बी 1 1, तो 1 1 6 में आ रहा है और 7 में आ रहा है। ठीक है, अब कौन कौन सी मिड टर्म है भाई सम में, सम के अंदर है 1 2 4 7, और कैरी में है 3 5 6 7। ठीक है, अब देखो सम में, देखो अब इसके अंदर कौन कौन सी मिड टर्म आ गई, 1 1 कहां आ रहा है, ए बार बी और ए बी बार। ए बार बी और ए बी बार का सम ए एक्सॉर बी। इधर कहां आ रहा है, ए बार बी बार और ए बी, ए बार बी बार प्लस ए बी, ये होता है ए एक्स नॉर बी का एक्सप्रेशन। यहां 1 कहां आ रहा है, ए बी में, तो सिंपली ए बी। यहां 1 3 जगह आ रहा है, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। अब इसमें क्या करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म में से एक बी कॉमन ले लो, तो ये क्या हो गया, बी प्लस ए बी बार, रिडंडेंट लिटरल रूल से बी प्लस ए। ठीक है, नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, देखो 3 मिड टर्म आ रही है, तो यानी क्या गायब है, मैक्स टर्म। कौन सी मैक्स टर्म, इसकी मैक्स टर्म a प्लस बी। डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो भाई, क्वेश्चन को एसओपी से ना अप्रोच करके पीओएस से कर लो। मुझे दिख रहा है 3 मिड टर्म आ रही है, यानी एक मिड टर्म मेरी, सॉरी एक मैक्स टर्म होगी, मैक्स टर्म ये वाली होगी। ए बार बी बार का मैक्स टर्म क्या बनेगा, ए प्लस बी। मैंने बोला था मिड टर्म का कॉम्प्लीमेंट ले लो तो क्या बन जाता है, मैक्स टर्म। तो इसका मैक्स टर्म बनेगा ए प्लस बी, ऐसे आ जाएगा। अब देखो जब बनाओगे तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर लेना है, ये लिया हमने सिलेक्ट लाइन, ऐसे ही दूसरा ले लिया, इसमें ऊपर दिखा दूंगा सिलेक्ट लाइन। दोनों की सिलेक्ट लाइन किससे जुड़ी है, सी से।
यहां पहले वाले से निकल जाएगा सम, दूसरे वाले से निकल जाएगा कैरी आउट, यहां आई नॉट, I1, I0, I, ठीक है। अब देखो सम क्या होगा, I0 में लगना है A XOR B, ठीक है, और I1 में क्या लगना है, A XNOR B, ठीक है। अब इधर I0 में क्या लगना है, AB, और इधर I1 में क्या लगना है, A प्लस B। तो ये बन गया 2:1 मार्क्स से, ठीक है। तो यही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सारा कुछ कवर किया है कि किस तरह से हम लोग किसी लॉजिक एक्सप्रेशन को रियलाइज कर सकते हैं अलग अलग टाइप के मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। तो अब ये इंप्लीमेंटेशन टेबल का कंसेप्ट क्लियर है अच्छे से कि इंप्लीमेंटेशन टेबल कैसे बनानी है। तो हर केस की इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देख रहे हैं। तो देखो जब भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराता हूं तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो, फिर वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन समझा करो, क्योंकि जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे वो प्रॉब्लम किसी मतलब की नहीं रह जाती है। सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेने से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीख पाओगे। क्वेश्चन सॉल्व करना सिर्फ तब सीखोगे जब अपने हाथ से लगाओगे, जहां अटकोगे, जहां पे मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक तभी पता चलेगी जब करोगे। मिस्टेक मैं करता हूं, मेरी मिस्टेक से तुम नहीं सीख पाओगे, तो तुम्हें अपनी मिस्टेक्स खुद करनी है। और अगर मिस्टेक्स करनी है तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना और फिर देखना कि मैं कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहा हूं। तो क्वेश्चन है, इंप्लीमेंट अ फंक्शन, इंप्लीमेंट अ फंक्शन, 4 वेरिएबल का फंक्शन है A B C D इक्वल टू सिग्मा m, मिन टर्म्स दे रखी है 0 2 6 10 11 12 13, ठीक है। ये सारी मिन टर्म्स हैं और कुछ डोंट केयर भी दे रखे हैं। डोंट केयर है 3 8 और 14, ठीक है। अब इसे इंप्लीमेंट करना है कितने मल्टीप्लेक्सर से, यूजिंग 8:1 मार्क्स। तो कितनी सिलेक्ट लाइन होंगी, 3, वेरिएबल कितने हैं, 4। तो ये बताना पड़ेगा सिलेक्ट लाइन कौन सी है। तो मैं बता रहा हूं BCD एज सिलेक्ट लाइन, ठीक है। तो अब एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। और अगर अटेम्प्ट कर चुके हो तो एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होगा, जब एक वेरिएबल ज्यादा है तो हमें इंप्लीमेंटेशन टेबल बनाने के लिए ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहां ट्रुथ टेबल बड़ी बन जाएगी, यहां ट्रुथ टेबल में कितने कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे, 16, 4 वेरिएबल में 16 कॉम्बिनेशन। तो पहले 16 कॉम्बिनेशन लिस्ट डाउन कर लो, ठीक है। अब आउटपुट 1 कहां पे है, 0 पे। अब मैं डेसिमल वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली समझ सकते हो, 6 पे, 10 पे, 10 माने 1010, फिर 11 पे, 12 पे, 13 पे। और डोंट केयर कहां है, 3 और 8
8 होगा 1000 और 14, बाकी जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन टेबल जब बनानी है तो 3 तो सिलेक्ट लाइन है, लेफ्ट ओवर वेरिएबल क्या है a, तो अब की बार 8 हमें कॉलम लेने पड़ेंगे क्योंकि 8 इनपुट है, 8 कॉलम रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 रो रहेंगी, एक a बार और एक a, I0 I1 I2 I3 I5 I6 I7। अब a बार का मतलब है a 0 है और a का मतलब है a 1 है। अब देखो a 0 कहां से कहां तक है, 0 से लेके 7 तक a 0 रहता है और 8 से लेके 15 तक a 1 रहता है, तो यहां 0 से 7 तक की गिनती आ जाएगी और यहां 8 से 15 तक। अब कौन सी मिन टर्म्स 1 है, 0 2 6 10 11 12 13 और कौन कौन डोंट केयर है 3 8 और 14। ठीक है, ये सारे डोंट केयर क्या है तुम्हारे, डोंट केयर गिवन है 3 8 और 14। ठीक है ना, अब देखो I0 में आ रहा है 1 और x, अगर ये x को इग्नोर कर दो तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे a बार, लेकिन अगर इस x को भी 1 मान लो, दोनों में 1 1 आने की वजह से क्या होगा 1, तो उस डोंट केयर को 1 मानो जिससे तुम्हारा लॉजिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो सकता है। ये बात क्लियर है, जिससे लॉजिक एक्सप्रेशन मिनिमाइज हो पाए उसे 1 मानो और जिससे ना हो पाए उसे मान लोगे 0। यहां कुछ भी नहीं आया तो यहां 0 1 1 1 x1 इसको भी 1 मान लो 1। ठीक है, 0 1 1 में क्या आना चाहिए a, नीचे 1 है a, दोनों 1 1 है 1, कुछ भी नहीं है 0। तो इनपुट मिल गए, इनपुट मिल जाने से अब क्या करोगे, I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 और यहां 3 सिलेक्ट लाइन S2 S1 S0 और एक आउटपुट। 3 सिलेक्ट लाइन में क्या जुड़ गया B C D और इनपुट में क्या क्या आ रहा है भाई 1 0 1 1 A A 1 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉजिक एक्सप्रेशन। अब देखो इसका आंसर सेम रहता अगर मैं डोंट केयर में 1 भी डाल दूं, डोंट केयर में 1 डाला तो देखो 1 में यहां x आ गया, अब इस x को अगर 1 मानते तो क्या आता a बार, लेकिन x को 0 मान दो, दोनों 0 हैं, दोनों 0 का मतलब क्या आएगा 0, तो इस x को 0 मानना बेहतर है। तो x को 1 सिर्फ तब मानोगे जब तुम्हारी कैलकुलेशन उसकी वजह से आसान हो। ठीक है, अगर उसकी वजह से आसान नहीं होती है तो x को 1 नहीं मानना, फिर x को क्या मानना पड़ेगा 0। ठीक है, तो इस तरह से डोंट केयर को भी कंसीडर कर सकते हो। तो जो K-मैप का बेसिक रूल था कि x को कभी 1 मानना पड़ सकता है, कभी 0 मानना पड़ सकता है, तो वो डिपेंड करता है क्या हमारा लॉजिक मिनिमाइज होता है। ये क्लियर है, लॉजिक फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है मल्टीप्लेक्सर से। अब मल्टीप्लेक्सर में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई थी लॉजिक एक्सप्रेशन गिवन था, मिन टर्म्स गिवन थी और हमने क्या निकाल दिया, हमने मल्टीप्लेक्सर में सर्किट बना दिया। अब अगर जस्ट उल्टा हो जाए, यानी मल्टीप्लेक्सर गिवन हो और मैं ये पूछ लूं यहां कौन कौन सी मिन टर्म आने वाली है, तब किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो इसको भी देखो क्वेश्चन की मदद से देखते हैं कि अगर मल्टीप्लेक्सर गिवन हो और क्या पूछा जाए मिन टर्म, तब हम लोग कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूं, तो पहले ऐसे लिख लेना, फाइंडिंग मिन टर्म्स फ्रॉम अ गिवन मल्टीप्लेक्सर कनेक्शन, फाइंडिंग मिन टर्म्स फ्रॉम अ गिवन मल्टीप्लेक्सर कनेक्शन। अब देखो, अगर मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं, मैं कहता हूं इसको मिन टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ये 2:1 मार्क्स है, इसके दोनों इनपुट को मैंने ग्राउंड कर दिया, सिलेक्ट लाइन पे जोड़ा है, ये आउटपुट आया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने भेज दिया ए और ये वाई। अब मैं पूछ रहा हूं कि ए हमारा एमएसबी है, बी एलएसबी है, अब मुझे ये बताओ इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो देखो, पहले इसको ट्राई करो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एक बार निकालने की कोशिश करो कि आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, और अगर निकाल चुके हो तो आंसर देखो इसके दोनों इनपुट ग्राउंडेड है, अगर y का एक्सप्रेशन लिखोगे क्या होता है, s बार i नॉट प्लस s i1, जब दोनों ही जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। ये डायरेक्टली भी कह सकते हो, a कुछ भी हो, a जो है सिलेक्ट लाइन कुछ भी हो, दोनों इनपुट जीरो है तो आगे क्या जाएगा, जीरो, तो जीरो गया। अब अगला एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो b बार i नॉट पे क्या है, जीरो, b i1 पे क्या आया, a, तो ये क्या हो गया, a b। तो मुझे पता चल गया y जो है a b आ रहा है, और मिन टर्म अगर बनाओगे तो ये कौन सी मिन टर्म हो गई, 3। तो यानी आउटपुट में सिर्फ एक ही मिन टर्म आ रही है, दैट इज योर थर्ड मिन टर्म m3। क्लियर है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लेक्सर के लॉजिक एक्सप्रेशन का यूज किया है। अब ऐसे ही देखो, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, अब की बार 2:1 की जगह मैं 8:1 ले रहा हूं। ठीक है, तो इसके अंदर 8 इनपुट लूंगा, ये हो गए 8 इनपुट। ठीक है, 3 सिलेक्ट लाइन लूंगा, S2 S1 S0 और एक आउटपुट। अब इनपुट मैं तुम्हें बता रहा हूं, VCC कनेक्टेड है I0 I1 I2 और I6 से, I0 I1 I2 और I6, यहां से मैंने जोड़ दिया है VCC। अब बचे हुए 4 इनपुट से मैंने कर दिया है ग्राउंड। 3 इनपुट वेरिएबल हैं A B C, और यहां से जो आउटपुट आ रहा है, और ये जो C में एक इन्वर्टर लगा के मैंने कर दिया है और। ठीक है, इसको मान लो Z। अब मैं पूछता हूं Z में मिन टर्म कौन सी होंगी। तो देखो, सिलेक्ट लाइन में जब इनपुट देखो, सबसे पहले इनपुट में 4 इनपुट हाई है और 4 इनपुट लो है। अब हमने ये बोला था मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मिन टर्म मल्टीप्लाइड बाय इनपुट, तो जो इनपुट 0 है उसके करस्पॉन्डिंग टर्म तो 0 ही आएगी, बट जो इनपुट 1 है वो लेने वाली बात है। तो जो इनपुट 1 है सिर्फ उसे कंसीडर करो। कौन कौन सा है, I0 का मिन टर्म क्या होगा, 0 का होता है A बार B बार C बार, फिर है I1 A बार B बार C, फिर है I2 A बार B C बार, और फिर क्या है I6 A B C बार। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, जो जो इनपुट 1 थे उनके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स लिख ली, क्योंकि ये इनपुट से मल्टीप्लाई होती है और इनपुट क्या है, 1। अब देखो, पहली दूसरी टर्म में कॉमन क्या आएगा, A बार B बार
c प्लस सी बार क्या हो जाएगा 1, सी बार हटा दो। दूसरी तीसरी में कुछ कॉमन आ सकता है, दूसरी तीसरी में सिर्फ सी बार कॉमन आ सकता है, फिर ये हो गया ए बार बी प्लस ए बी, तो बी भी तो कॉमन आ जाएगा, बी सी बार कॉमन आ जाएगा, सॉरी ए बार प्लस ए, तो ये हो गया 1, तो ए बार बी बार प्लस बी सी बार, ये आ गया। अब यहां से क्या गया भाई सी बार, सी बार का क्या कर रहे हो इसके साथ और, तो z को क्या लिखोगे ए बार बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी बार, बी सी बार प्लस सी बार कॉमन 1 प्लस बी हो जाता है 1। अब मुझे मिन टर्म बतानी है, तो देखो ये क्या है, ये है नॉर्मल एसओपी, मिन टर्म के लिए क्या चाहिए कैनोनिकल एसओपी। तो पहली टर्म अगर देखोगे इसमें सी मिसिंग है और दूसरी टर्म में ए और बी, तो ये दोनों तो 0 0 है, सी गायब है तो x, सी 0 है ए और बी गायब है तो x, तो क्या क्या हो सकता है 0 0 0 0 0 1, इधर क्या हो सकता है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0, यानी सिग्मा m 0 1 2 4 6, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है 0 1 2 4 6 आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, हमने इसको कैनोनिकल एसओपी में कन्वर्ट कर लिया, तो जो जो टर्म मिसिंग थी उन्हें x मान करके उनकी दोनों पॉसिबल वैल्यू ले ली 0 और 1। ठीक है ये चीज मैंने तुम्हें के-मैप और लॉजिक गेट्स वाले टॉपिक में बताई थी कि कैनोनिकल एसओपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो टर्म मिसिंग होती है उसे x लिख लेते हैं और x की दो पॉसिबिलिटी बन जाती है 0 और 1, उसके हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या मिन टर्म्स पॉसिबल है। ये चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए इस पे ज्यादा एम्फसाइज मैं नहीं कर रहा हूं, और अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एक बार बूलियन अलजेब्रा वाला टॉपिक देख लेना। ठीक है आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो सेम है, फाइंड द मिन टर्म एट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, फाइंड द मिन टर्म एट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब देखो इसके अंदर हम लोग कुछ मेथड्स डिस्कस करते हैं अलग अलग कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। 4:1 मार्क्स है जिसमें दो इनपुट है ए बी, दो सिलेक्ट लाइन है, ठीक है, और दो इनपुट वेरिएबल की मदद से हमने क्या दिए 4 इनपुट दिए। ठीक है अब मुझे बताना है इसके आउटपुट पे क्या क्या मिन टर्म आ सकती है। देखो सबसे पहला जो मेथड अभी तक फॉलो करते आए हो इसको मैं नाम देता हूं मेथड 1, जो कि हम किससे जाते हैं, इसमें हम जाते हैं लॉजिक एक्सप्रेशन से। ठीक है लॉजिक एक्सप्रेशन की मदद से जाएंगे, क्या करोगे y लिखो, पहली मिन टर्म क्या होती है S1 बार S0 बार यानी A बार B बार इनटू I0 C। ठीक है ये चीज मैंने बताई थी जब मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक एक्सप्रेशन बताया था भाई, S1 बार S0 बार इनटू I0, वही लिख रहा हूं A बार B बार C। अगली मिन टर्म A बार B क्या मल्टीप्लाई होगा I1 D, अगली मिन टर्म A B बार क्या मल्टीप्लाई होगा अगला इनपुट C बार, फिर आखिरी मिन टर्म ए बी और आखिरी इनपुट क्या है सी बार है और ये डी बार है और क्या हुआ है एंड, तो सी बार डी बार। अब ये फिर से देखो ये नॉर्मल एसओपी है, इसके हर प्रोडक्ट टर्म में चारों वेरिएबल नहीं है, तो इसमें चारों वेरिएबल लाने पड़ेंगे। तो चारों वेरिएबल लाने का तरीका क्या होगा, देखो 0 0 1 x 0 1 x 1 1 0 0 x और 1 1 0 0। अब 0 0 1 x क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 0 0 1 0 है यानी 2, 0 0 1 1 है 3,
0 1 0 1 यानी क्या हो गया 5, 0 1 1 1 7, 1 0 0 8, 1 0 0 1 9, 1 1 0 0 12। ठीक है, तो लॉजिक एक्सप्रेशन से अगर जाते हो तो भी डायरेक्टली लिख सकते हो, जो टर्म गायब है उसे x मान लो, और जो प्रेजेंट है बार है तो 0, अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो 1, क्योंकि मिन टर्म में हमेशा क्या करते हैं 1 बनाने की कोशिश करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट किसका लिया जाता है 0 वाले का, और जो 1 होता है उसको एज इट इज यूज करते हैं। तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड है, सबसे बेसिक मेथड, कि मैंने उसका लॉजिक एक्सप्रेशन लिख करके उसकी मिन टर्म्स बता दी है। ठीक है, और मेथड के बारे में बात करते हैं। अगला मेथड है अगर इंप्लीमेंटेशन टेबल यूज की जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड नंबर 2, इसमें हम यूज कर रहे हैं इंप्लीमेंटेशन टेबल। अब इसमें क्या होगा, देखो मेरे पास 4 इनपुट है, तो अब उल्टा चलना है, I0, I1, I2, I3। 4 वेरिएबल में कितनी मिन टर्म्स बन सकती हैं, 16 बन सकती है ना। तो मैंने ऐसे 16 सेल बना दिए, तो जो सिलेक्ट लाइन है वो तो ये सिलेक्ट करती है कौन सा इनपुट जाएगा। इनपुट वाले वेरिएबल कौन से होते हैं, जो अनयूज्ड होते हैं। याद करो, जो अभी हमने प्रॉब्लम देखी शुरुआत में, मैंने क्या बोला था, सिलेक्ट लाइन के अलावा जो बचे हुए वेरिएबल है वो कहां आते हैं, रोज में, और इनपुट कहां आते हैं, कॉलम में। तो सिलेक्ट लाइन हो गई ए बी, बचे हुए वेरिएबल कौन से हैं, सी डी, उन्हें कहां लिखोगे, रोज में। सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार, सी डी, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब I0 कब सिलेक्ट होगा, जब ए बी दोनों 0 0 हो, I1 0 1 पे, I2 1 0 पे, I3 1 1। अब देखो 0 0 0 0, ये ध्यान रखो ए बी जो है उनकी प्रायोरिटी सी डी से ज्यादा है, यानी ए को एमएसबी लेना और डी को एलएसबी। तो 0 0 पहले ये वाले लोग हैं और बाद में ये वाले, तो 0 0 0 0 क्या आया, 0 0 0 0 1 1, 0 0 1 0 2, 0 0 1 1 3, 0 1 0 0 4, 0 1 0 1 5। अब देखो आइडिया लग गया कैसे चल रहा है, तो कर दो कंप्लीट इसे, हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक बार आइडिया लग जाता है ना तो फिर तुम पूरा लिख सकते हो। ये लिखा। अब देखो I0 में क्या लगा है, C, तो I0 में 1 वहां लिखो जहां C आता है। देखो इसमें C आ रहा है CD बार, इसमें भी C आ रहा है CD, तो I0 में 1 वहां लिखो जहां C है। अगला, अगले में है I1 में D, तो I1 में 1 वहां लिखो जहां D है। D कहां का है, सेकंड और फोर्थ रो में, तो 1 1। ठीक है, फिर I2 में C बार, तो ये देखो I2 में C बार कहां है, फर्स्ट और सेकंड में। फिर I3 में क्या है, C बार D बार, तो ये देखो C बार D बार कहां है, C बार D बार ये रहा, तो 1। अब 1 कहां है, 2 3 5 7 8 9 12, ये याद था पहले। ठीक है, तो ये लिखना थोड़ा सा हमें आसान पड़ गया, हमने ये देख लिया कि वहां जो लिटरल है वो लिटरल जहां लाई करेगा वहां क्या प्लेस कर दोगे, 1। तो इस वाले मेथड को नोट करके ना ये स्टेटमेंट लिखो, वी चेक द लिटरल कनेक्टेड एट द इनपुट टर्मिनल, वी चेक द लिटरल connected at the input terminal and place one in the row
of a particular input in the row of a particular input where that literal is present, where that literal is present। कहने का मतलब I नॉट पे कौन सा लिटरल है, C, तो I नॉट में 1 कहां प्लेस करोगे, जहां C प्रेजेंट हो। C CD बार में है और CD में है, तो दोनों में क्या लिखा 1। I1 में क्या है D, तो 1 कहां प्लेस करो, जहां D है। C बार D में D दिख रहा है, CD में D दिख रहा है, तो इधर भी 1 इधर भी 1, इस तरह से। ठीक है, तो जो टर्म जहां प्रेजेंट है उसी हिसाब से क्या कर दोगे, 1 प्लेस करोगे। अब तीसरा मेथड पे आते हैं, मेथड नंबर 3। ठीक है, अब मेथड नंबर 3 में हम क्या करते हैं, ट्राई टू मेक ऑल इनपुट्स 1। कहने का मतलब देखो एक चीज समझो, आउटपुट पे 1 कब जाएगा, आउटपुट पे 1 तब जाएगा जब इनपुट 1 होगा। और मिन टर्म कौन सी ली जाती है आउटपुट में, मिन टर्म्स वो ली जाती है जहां आउटपुट 1 हो। दोबारा सुनो, एसओपी एक्सप्रेशन में कौन कौन सी मिन टर्म कंसीडर होती है, जहां जहां आउटपुट 1 होता है। तो मैं ये कह रहा हूं आउटपुट 1 मल्टीप्लेक्सर का कब हो सकता है, जब उसका इनपुट 1 हो। ठीक है, अब समझो, पहले आई नॉट कब सिलेक्ट होगा, आई नॉट सिलेक्ट होगा जब ए और बी क्या हो जाए, 0 0। लेकिन आउटपुट पे 1 कब मिल सकता है, जब सी क्या हो जाए 1। तो जब 0 0 है ए बी, तो सी को 1 होना पड़ेगा, तभी आउटपुट पे 1 जा सकता है। दोबारा समझो, ए और बी 0 0 है, तो कौन जाएगा आगे, आई नॉट। तो आउटपुट पे 1 कब मिलेगा, जब आई नॉट क्या हो जाए 1, यानी सी 1 हो जाए। तो डी तो अननोन रह गया, एक्स। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनी, 0 0 1 0, 0 0 1 1। अगले पे आ जाओ, अगला इनपुट सिलेक्ट करने के लिए ए बी को क्या होना पड़ेगा, 0 1। अब अगर ए बी 0 1 है तो कौन सिलेक्ट हो गया, I1, I1 सिलेक्ट हो गया, लेकिन मैं आउटपुट पे क्या चाहता हूं 1। तो I1 पे जो भी लगा है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। I1 पे 1 आने के लिए C का तो पता नहीं, D होना चाहिए 1। तो दो पॉसिबिलिटी आई फिर से, 0 1 0 1, 0 1 1 1। देखो I1 पे D लगा है ना, तो तुम ये कह सकते हो D1 है, तुम C के बारे में नहीं बता सकते। कहने का मतलब अगर AB I1 को सिलेक्ट कर ले तो आउटपुट पे 1 तभी मिलेगा जब I1 क्या हो जाए 1। तो उससे हमें C के बारे में नहीं नॉलेज मिलती है। I2, अब बताओ I2 कब सिलेक्ट होगा, जब AB क्या हो जाए 1 0। अब AB 1 0 हो जाए, I2 पे क्या आ रहा है C बार, तो I2 1 कब होगा, जब C क्या हो जाए 0। क्योंकि C 0 हो गया तो C बार क्या हो जाएगा 1। तो C को 0 होना पड़ेगा और D के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर से 1 0 0 और 1 0 0 1। I3 कब सिलेक्ट होता है, जब AB होते हैं 1 1। अब अगर AB 1 1 है, सिलेक्ट क्या हुआ I3, तो Y पे 1 कब जाएगा, जब I3 1 हो। I3 1 तब होगा जब C और D दोनों क्या हो 0। 1 1 0 0, तो ये आ गई एक मिन टर्म। अब देखो कौन कौन सी आ गई, डेसिमल में कन्वर्ट करना शुरू करो। 0 0 1 0 2, 0 0 1 1 3, 0 1 0 1 5, 0 1 1 7, 1 0 0 8, 1 0 0 1 9। ठीक है, और ये 1 1 0 0 लास्ट 12। तो हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट लाइन के हर कॉम्बिनेशन के लिए इनपुट को 1 बनाया, क्योंकि अगर इनपुट 1 है तभी आउटपुट पे क्या मिल सकता है 1। तो सिलेक्ट लाइन का हर कॉम्बिनेशन ले लो और क्या कोशिश करो इनपुट को 1 रखने की, वहां से मिन टर्म आइडेंटिफाई हो जाती है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला मेथड है ये काफी यूजफुल मेथड है, जो कि हम आगे देखेंगे अदर एग्जांपल्स में। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, अभी तो देखो सिलेक्ट लाइन पे डायरेक्टली इनपुट जुड़े थे ना AB, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था।
क्योंकि सिलेक्ट लाइन पे क्या जुड़ा था, ए बी। लेकिन अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कर देता हूं कि डायरेक्ट सिलेक्ट लाइन से मैं इनपुट को नहीं जोड़ रहा हूं, सिलेक्ट लाइन पे भी मैं क्या कनेक्ट करूंगा, गेट। अभी देखो पिछले एग्जांपल में गेट लगे थे लेकिन इनपुट टर्मिनल पे, सिलेक्ट लाइन पे डायरेक्टली इनपुट कनेक्टेड था बिना किसी गेट के। अब सिलेक्ट लाइन पे भी गेट लगाएंगे और इनपुट पे भी गेट लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2:1 मार्क्स के एग्जांपल से शुरू करता हूं। टू इज टू वन मार्क्स, I0 I1, ठीक है। ये सिलेक्ट लाइन S और ये आउटपुट Y। मुझे बताना आउटपुट पे कौन सी मिन टर्म आती है। तो I0 में मैंने क्या किया, इनपुट दिया एक NAND गेट की मदद से, तो यहां आया A C, ठीक है। अब इसके बाद I1 पे मैंने इनपुट दिया एक NOR गेट की मदद से, इसमें C भी गया और इसमें दूसरा इनपुट गया B, ठीक है। और सिलेक्ट लाइन पे मैंने लगाया एक XOR गेट जिसमें दो इनपुट गए A और B। अब वो तीनों मेथड से टैकल करते हैं। आपके पास सिलेक्ट लाइन में कोई इनपुट डायरेक्टली नहीं है, गेट के थ्रू लगा है, तो इससे फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए ना, मेथड तो तीनों चलने चाहिए। तो देखें जरा, पहला मेथड क्या था, पहला मेथड लॉजिक एक्सप्रेशन का यूज करके था। तो y का लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, s बार I0 प्लस s I1। अब यहां सिलेक्ट लाइन है हमारी A XOR B, ठीक है। I0 है A C बार और I1 है B प्लस C बार। अब जरा पुट करो इसे, A और B का नॉट, A X नॉट B लिख दूं डायरेक्टली, A और B का बार A X नॉट B इंटू AC का बार, A और B इंटू B प्लस C का बार। अब देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा AB प्लस A बार B बार और ये हो गया A बार प्लस C बार। डी मॉर्गन लॉ लगा लिया, A और B क्या हो गया, AB बार प्लस A बार B और ये डी मॉर्गन से बन गया B बार C बार। अब जरा करो मल्टीप्लाई, AB इंटू A बार, A इंटू A बार 0, AB इंटू C बार, AB C बार, A बार B बार इंटू A बार, A बार इंटू A बार, A बार ही होता है, A बार B बार C बार। कर लिया मल्टीप्लाई, आगे चलो, A B बार इंटू B बार C बार, B बार इंटू B बार होता है B बार, ठीक है। X इंटू X हमेशा X ही होता है, ये चीज मैंने बूलियन अलजेब्रा में बताई थी। A बार B इंटू B बार, B इंटू B बार होगा 0, तो हट गया। अब क्या करो, इनको मिन टर्म्स में कन्वर्ट करो, 1 1 0 x 0 0 x x 0 0 0 x 1 0 0 x। अब देखें, पहले इस पे आ जाओ, 0 0 0 x क्या होगा, 0 0 0 0 यानी 0, 0 0 0 1 1। इस पे आओ, 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 1 दोनों कवर हो चुके हैं, 0 0 1 0 यानी 2, 0 0 1 1 3। अब इस पे आ जाओ, 1 0 0 यानी 8, 1 0 0 1 यानी 9, 1 1 0 0 यानी 12, 1 1 0 1 यानी 13। तो ये आ गई सारी मिन टर्म, ठीक है। तो हम लोग एक एक्सप्रेशन को इस तरह से निकाल सकते हैं, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद अगला मेथड क्या था, अगला मेथड था जहां हमने इंप्लीमेंटेशन टेबल का यूज किया था। अब यहां थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन टेबल तब लगती है जब सिलेक्ट लाइन को डायरेक्टली इनपुट से जोड़ा जाए और कुछ इनपुट अनयूज्ड रह जाए। अब देखो यहां जो सिलेक्ट लाइन में इनपुट गए हैं वही इनपुट्स में भी यूज हो रहे हैं, तो मेथड नंबर 2 को हम लोग यूज नहीं करेंगे।
यहां हम सीधा चलेंगे मेथड नंबर 3 पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट लाइन जब 0 होती है तो y पे क्या जाता है, आई नॉट। सिलेक्ट लाइन जब 1 होती है तो y पे क्या जाता है, आई। मुझे y को क्या बनाना है, 1, क्योंकि मिनटर्म का ऑब्जेक्टिव ही होता है, या मिनटर्म सिर्फ वही ली जाती है जहां आउटपुट 1 हो। सिलेक्ट लाइन 0 कब होगी, सिलेक्ट लाइन में जोर लगा है, जब a और b बराबर होंगे तभी सिलेक्ट लाइन 0 होगी, यानी 0 0 और 1। लेकिन आई नॉट को 1 बनाना पड़ेगा। आई नॉट पे क्या है, AC का बार, ठीक है। अब अगर A और B 0 0 है तो AC का बार क्या होगा, एक चीज सोचो, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0, और 0 का बार क्या आएगा, 1। यहां हमें कोशिश क्या करनी है, S इक्वल टू 0 में कि आई नॉट को 1 बनाना है। आई नॉट को 1 बनाने का मतलब AC बार को 1 बनाना है। अब देखो A 0 है, 0 इंटू C बार क्या हो गया, 0 इंटू C, 0 का बार 1, यानी C कुछ भी लो आई नॉट 1 आएगा। अब यहां देखो A है 1, 1 इंटू C का बार C बार, तो C बार को 1 बनाना है तो C को क्या लोगे, 0। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनी, 0 0 0 0 0 1, और ये तो एक ही है, 1 1 0। अगले पे आ जाओ, S इक्वल टू 1, S इक्वल टू 1 में किसे 1 बनाना है, I1 को। अब I1 पे क्या आ रहा है देखो, B प्लस C का बार, B प्लस C का बार आ रहा है ना। S1, S1 कब होगा, जोर गेट 1 कब देगा, जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो, यानी 0 1 और 1 0। अब B प्लस C का बार करना है, देखो 1 प्लस C, 1 प्लस C क्या होगा, 1, 1 का बार 0। अगर 1 का बार 0 आ गया तो यहां I1 1 कभी नहीं बन पाएगा, तो C को कुछ भी ले लो, यहां I1 हमेशा क्या रहेगा, 0। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, यानी ये मिनटर्म में नहीं जाएगा। अगले पे आ जाओ, 1 0, 1 0 अगर जाओगे तो ये 0 है, 0 प्लस C का बार C बार, C बार को 1 बनाना है तो C को क्या रखोगे, 0। तो ये वाली मिनटर्म लोगे। अब देखो कौन कौन सी मिनटर्म आ गई, ठीक है। एक सेकेंड, यहां ना एक गलती हो गई हमसे कि D था ही नहीं, तो यहां वेरिएबल कौन से आएंगे, ABC आ रहे हैं ना, बस ठीक है ठीक है ठीक है। हमने 4 वेरिएबल ले लिए। 1 1 0 क्या होगा, 4 और 2 6, 0 0 x, यानी 0 0 0 0 0 0 1 1, फिर 1 0 0 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा m 0 1 4 6, तीन ही तो वेरिएबल थे। अब इधर आ जाओ, देखो ये आया 0, ये आया 1, ये आया 4 और 2 6, और ये आया 4, तो सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा कि सिलेक्ट लाइन को पहले हर वैल्यू देनी है, और हर सिलेक्ट लाइन की वैल्यू के लिए एक इनपुट सिलेक्ट होता है, उस इनपुट को क्या बनाना है, 1। वो इनपुट जहां 1 बन गया वही मिनटर्म हमारी एक्सप्रेशन में इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। एक और ऐसे एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि ये सब जो है ना न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, यानी इसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन से ही समझना होगा, इसमें थ्योरी कुछ भी नहीं है। अब की बार मैं 4:1 मल्टीप्लेक्सर ले रहा हूं, S1 S0, और 4 इनपुट है, I0 I1 I2 और I3, ठीक है, और ये y है। अब की बार मेरे पास 4 वेरिएबल का फंक्शन है, यहां मैंने नॉर गेट लगा के लगाया AB और S0 पे C, यहां मैं I0 पे यूज कर रहा हूं एक XNOR गेट, AB, ठीक है। I1 पे यूज कर रहा हूं मैं
सी I2 पे यूज कर रहा हूं बी और डी का एक्सऑर, ठीक है, और I3 पे यूज कर रहा हूं इन दोनों का आउटपुट का और ले रहा हूं किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो ये है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इससे ज्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। तो दोनों मेथड से ट्राई करते हैं। अब पहला वाला मेथड, इसके अंदर ना काफी लंबा जाने वाला है, क्योंकि 4 वेरिएबल हैं, तो एक्सप्रेशन तो लंबा जाएगा जाएगा। देखते हैं, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। बस ये ध्यान देना कि कैलकुलेशन सही हो। तो ऐसे पहले वाला मेथड सभी लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, तो एक बार खुद से ट्राई करो, जो लॉजिक एक्सप्रेशन वाला मेथड है। कंप्यूटेशनल होगा, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबा जाता है तो, बट हमें सारी टर्म्स इवैल्यूएट करनी है। देखो, अब मुझे पता है मेथड 1 के अंदर लॉजिक एक्सप्रेशन से करते हैं ना, तो y का एक्सप्रेशन क्या होता है, s1 बार s0 बार i0, s1 बार s0 i1, s1 s0 बार i2, s1 s0 i3। अब क्या क्या वेरिएबल गिवन है, s1 है a प्लस बी बार, s0 है c, i0 है a x नॉट b, i1 है c, i2 है b और d, i3 है a प्लस b और d, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी है। सबसे पहले s1 बार यानी a प्लस b, s0 बार c बार, और i0 है a x नॉट b। तो मैं इसको खोल के लिख देता हूं, a b प्लस a बार b बार, ठीक है, प्लस s1 बार हो गया a प्लस b, s0 हो गया c, i1 भी हो गया c, s1 s0 बार a प्लस b बार, s0 बार यानी c बार, और i2 b और d यानी bd बार प्लस b बार d, ठीक है। अब चौथी टर्म s1 s0 a प्लस b बार इंटू c इंटू a प्लस b और d यानी bd बार प्लस b बार d। अब देखो, अगला स्टेप पूरा लिखने की जगह मैं क्या कर रहा हूं, a प्लस b बार जहां भी आ रहा है यहां डी मॉर्गन लगा ले रहा हूं, तो a बार b बार और इधर भी a बार b बार। अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। देखो, पहले में 4 टर्म आएंगी, 2 इंटू 2 a इंटू ए बी सी बार, b इंटू ए बी सी बार, ए बी सी बार और ए बी सी बार तो सेम ही है, 2 बार हटा लो। फिर a इंटू ए बार बी बार, a इंटू ए बार क्या होता है 0, b इंटू बी बार 0, तो बाकी 2 टर्म भी हट गई। अगला बताओ, ac प्लस bc, c इंटू सी तो c होगा ना। अगला, अब देखो, b बार इंटू b 0, b बार इंटू b बार आता है, तो a बार b बार c बार d। अब इधर आ जाओ, a बार इंटू a 0, b बार इंटू b 0, तो क्या बचा a बार b बार c d, ये लास्ट टर्म बचेगी। तो देखो, मैंने क्या बताया, इधर से b का जो प्रोडक्ट है, b का प्रोडक्ट b बार में 0 हो जाएगा, a का प्रोडक्ट a बार की वजह से 0 होगा। इधर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, नहीं, ये वाला प्रोडक्ट 0 आ रहा था, और इधर ये दोनों ही प्रोडक्ट 0 आते हैं, क्योंकि a बार इंटू a भी 0 है, b बार इंटू b भी 0 है। अब देखो, ये तो काफी सिंपल हो गया, 1 1 0 x 1 x 1 x x 1 1 x 0 0 0 1 0 0 1 1। अब देखें भाई कौन कौन सी मिनटर्म आ रही है। पहले ये लिख लो, 1 है,
इससे अगली 3 है। अब इस पे आ जाओ, 0 1 1 0 यानी क्या हो गया 4 और 2 6, 0 1 1 1 7, 1 1 1 0 1 1 1 0 कितना होगा 14, 1 1 1 1 15, 1 0 1 0 10, 1 0 1 1 11, 1 1 1 0 14 आ चुका, 1 1 1 1 15 आ चुका, 1 1 0 0 10 आ चुका, 1 1 0 1 11 आ चुका। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या आ गई मिन टर्म्स। तो कुछ भी नहीं करना सर, सब कॉम्बिनेशन हमें लेने हैं जहां जहां x लिखा। अब दूसरा मेथड क्या था, जहां हम लोग हर सिलेक्ट लाइन के कॉम्बिनेशन के लिए इनपुट को 1 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड हमारा इससे इजी होता है, लॉजिक एक्सप्रेशन में नहीं जाना पड़ता। वैसे देखो लॉजिक एक्सप्रेशन जो है ना सेफेस्ट मेथड है, इसके अंदर तुम्हें दिमाग कभी नहीं लगाना है, इसके अंदर बस आंसर निकालने पे मेहनत करनी है। तो अगर कैलकुलेशन में तेज हो तो पहला मेथड सबसे बेहतर मेथड है, जहां गलती होने के चांसेस मिनिमम है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब यहां दिमाग लगाना पड़ता है। मेथड नंबर 3 की बात कर रहे थे ना, इंप्लीमेंटेशन टेबल यहां चलती नहीं है। तो सबसे पहले S1 S0 क्या ले रहे हैं 0 0। अब S1 0 कब होगा, जब दोनों में से एक भी 1 हो जाए। तो दोनों में से एक भी 1 हो जाए मतलब कि 0 0 0 पे भी 1 आएगा, नॉर है ना, 0 1 पे भी 1 आएगा और 1 0 पे भी 1 आएगा, सॉरी 1 0 पे भी 0 आएगा। हमें 1 करना है, हमें क्या करना है, सॉरी देखो हमें S1 को 0 बनाना है। S1 को 0 तब बनाओगे जब नीचे कम से कम एक 1 आ जाए, क्योंकि 1 का बार क्या होता है 0। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 0 1 1 0 1 1, ये 3 पॉसिबिलिटी है। S1 को भी 1 बनाना है, S0 को, S0 पे क्या लिखा है C को 1 बनाना है। अब I0 पे इनपुट क्या है, I0 पे इनपुट है A X0 B, यानी A और B डिफरेंट होने चाहिए। तो ये वाला केस तो गया, I0 सॉरी यही वाला केस आएगा बस, क्योंकि X0 1 कब देता है, जब दोनों सेम होते हैं। तो ये दोनों केसेस पॉसिबल नहीं। ये बात समझ आई। देखो मैंने बोला S1 को 0 करना है, S0 को 0 करना है। S0 को 0 करने का मतलब है सॉरी C को 0 करना है। ठीक है, C को 0 करना है। अब S1 जो कि नॉर गेट है, नॉर गेट 0 कब आता है, चलो एक काम करते हैं, ट्रुथ टेबल बना देता हूं। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नॉर गेट आता है 1 0 0 0। ठीक है, तो नॉर गेट 0 कब आता है, 3 केस में 0 1 1 0 1 1, मैंने तीनों लिखे। S0 को 0 बनाना था, C को 0 बनाना है, तो C क्या रखा 0। अब मैंने कहा आउटपुट पे 1 तब जाएगा जब I0 1 होगा। I0 में क्या है X0, X0 1 कब देता है, जब दोनों इनपुट सेम हो। दोनों इनपुट कौन से A और B, A और B सेम सिर्फ 3 में से एक केस में थे। D की बात कहीं हुई नहीं, तो D क्या हो गया X। तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बन गई 1 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड, अब की बार S1 S0 0 1 ले रहा हूं, तो S1 को फिर से 0 बनाने के 3 केस हैं 0 1 1 0 1 1, और S0 पे C है, C को 1 करना पड़ेगा, ये हो गया। अब देखो अब I1 पे क्या लगा है, I1 पे लगा है C, और I1 को क्या करना है 1, I1 को 1 करने का मतलब C को 1 करना है। तो तीनों केसेस सही हैं, क्योंकि तीनों में C 1 है, तो D तो अननोन है। अब देखो 0 1 1 0, यहां पे क्या आ जाएगा 6, 0 1 1 1 7, 1 0 1 1 8 और 3 11, 1 0 1 0 10,
1 1 1 0 14 1 1 1 1 15। ठीक है, ये आ सकता है, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद अगला केस क्या होगा, या तो यहां पे भी केस लिख लो। 1 1 1 0 माने कितना हो गया 12, 1 1 0 1 हो गया 13। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, सेकंड थर्ड केस आएगा। S1 S0 इस बार क्या रखना है 1 0। ठीक है, 1 0 अगर रखना है तो S1 को 1 करना है। S1 1 कब होता है, नॉर गेट 1 कब देता है, जब दोनों 0 हो। और S0 को क्या रखना है 0, तो ये C भी 0 हो गया। अब इनपुट क्या लगा है B's और D। अब की बार I2 को 1 करना है। I2 किसके बराबर है B's और D के। तो जोर गेट 1 कब देता है, जब दोनों इनपुट अनइक्वल हो। तो अगर B 0 है तो D क्या होना चाहिए 1। तो ये आ गया मिन टर्म नंबर 1। लास्ट केस S1 S0 1 1। S1 1 कब होता है नॉर गेट, जब इनपुट दोनों 0 हो। तो दोनों इनपुट 0 कर दिए। S0 किससे जुड़ा है C से, C क्या होना चाहिए S0 1 करने के लिए 1। अब I3 पे आ जाओ। I3 था A प्लस B's और D। अब A तो क्या है 0, तो क्या बचा B's और D। B's और D 1 कब होगा, जब D और B डिफरेंट हो। तो B 0 तो D 1। कौन सी टर्म आ गई 3। तो अब देखो कौन कौन सी टर्म आ गई हमारे पास आ गई 1 3 6 7 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 3 6 7 10 11 12 13 14 15 ये सारी टर्म्स आ गई। तो इसमें हमने किया क्या, S1 S0 के हर कॉम्बिनेशन के लिए इनपुट को 1 करने की कोशिश करी और उससे हमने चारों इनपुट वेरिएबल डिटरमाइन किए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लो S1 S0 0 0 करने हैं, तो नॉर गेट 0 तीन केस में था 0 1 1 0 1 1। तो मैंने AB के तीनों केस लिख लिए। S0 जुड़ा था C से, 0 करना है, तीनों में C क्या हो गया 0। अब I0 था AX नॉर B, जिसे क्या करना था 1। X नॉर गेट 1 कब देता है इक्वालिटी पे, इक्वल वाला एक ही केस था। यहाँ D अननोन हो गया क्योंकि D की तो बात ही नहीं हुई, बात सिर्फ किसकी हुई A B और C। इस तरह से हम लोग वैलिड और इनवैलिड केसेस की बात करते जाते हैं और उससे मिन टर्म्स को आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं। ये बात क्लियर हुई। तो ये वाला मेथड जो है ज्यादा सेफ, ये कह सकते हो कि ज्यादा शॉर्ट है एज कंपेयर टू योर लॉजिक एक्सप्रेशन। लॉजिक एक्सप्रेशन कई बार उलझ सकता है, लंबा जा सकता है, ये मेथड उतना लंबा नहीं जाता। ठीक है, बट लॉजिक एक्सप्रेशन वाला कैलकुलेटिव है, बट उसके अंदर गलती होने के चांस कम है क्योंकि दिमाग कम से कम लगेगा। यहाँ दिमाग ज्यादा लगाना है तो गलती होने के चांसेस भी ज्यादा है। तो दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकते हो जो बेटर लगे, बट अब ये क्लियर होना चाहिए कि मल्टीप्लेक्सर की मदद से आउटपुट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मल्टीप्लेक्सर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक मल्टीप्लेक्सर में हमने दो चीजें देख ली कि एक्सप्रेशन दिया हो तो कनेक्शन कैसे निकलेगा और कनेक्शन दिया हो तो एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा। ये दोनों चीजें हम लोग टैकल कर चुके हैं मल्टीप्लेक्सर में। अब अगले लेक्चर में बात करूंगा अगर मल्टीप्लेक्सर में डिले गिवन हो तो उसके सर्किट्स को कैसे डील करना है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में प्रोपगेशन डिले एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अगर प्रोपगेशन डिले गिवन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।